हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी में। और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ भारत की नदियाँ, और मेरा ये फर्स्ट क्लास है इस टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ी अपने कुछ प्रमुख आगे चलते हैं, उसके बाद आप लोगों की बात करते हैं। तो इसमें कुछ फैक्ट हैं, इसमें बात करेंगे। इसमें से सिंधु जल संधि की बात करेंगे 1960 में जो हुई थी, और फिर बात करेंगे अपनी शुरुआत करेंगे भारत की नदियों से। ठीक है, आप लोग बस इसको तमिल देख लीजिए, फिर इसमें प्रयास करते हैं आप लोग आगे। तो चलिए, तो यहाँ से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, आप लोग ये इसको मानचित्र देख ले रहे हैं, और पहले थोड़े आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पहले आप लोगों का जब ये 2-3 क्वेश्चन दिखा दें, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलो। तो भारत की नदियाँ न केवल देश की जीवन रेखा बल्कि यह संस्कृति, अर्थव्यवस्था और भूगोल का आधार भी है। भारत में नदियों को मुख्य रूप से 2 बड़े समूह में विभाजित किया जाता है। सॉरी दोस्तों, साउंड प्रॉब्लम है, पर मालूम नहीं है यहाँ साउंड की दिक्कत है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सब लोगों को पता ही है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे अपनी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन अपना आ जाएगा, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसे आप लोग बताएंगे, और इसके आगे चल रहे हैं और आप लोग आंसर लिखे हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती हैं? तो इसे पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर होना चाहिए, पर इसको भी आंसर देखेंगे आगे। तो चलिए, अब यहाँ देख लीजिए थोड़े। सबसे पहले आप लोग मेरे बारे में पढ़ लें। तो आप लोग इस क्लास में पढ़ेंगे मेरे साथ भारत की नदियाँ, जो कि हिमालय तंत्र का महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे और बात करेंगे नदी के बारे में। और सबसे पहले यहाँ देखेंगे भारत के रिवर सिस्टम, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम और नदियों सहायक नदियाँ, सिंधु जल संधि। ठीक है, जितेंद्र सिंह एकेडमी 1960 में संधि हुई थी। ठीक है, पेशा की बात कर आप लोगों को बता चुके हैं हम। तो ये स्पेशल क्लास आप लोगों का सिंधु नदी के ऊपर होगी, और पहले आप लोगों को बताई जाएगी सब चीज़ें। तो संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा, और टॉपिक आगामी परीक्षा जैसे SSC और स्टेट एग्ज़ाम है, और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें और सब्जेक्ट में देखें, थोड़ी थोड़ी क्या चीज़ पढ़ेंगे अपन लोग। हिमालय तंत्र जो है उसको पढ़ लेंगे, फिर नदियों का उद्गम और सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। दूसरी अपनी सिंधु जल संधि है उसको पढ़ेंगे, और भारत पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा है उसके संबंधित पढ़ेंगे, और फिर प्रश्न पूछे जाने वाले MCQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं स्टार्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को हमने 3 तक ऊपर करवा देते हैं, इनके यहाँ क्लियर करवाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ देखें। अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो यह क्वेश्चन हो जाएगा अपना। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, और नेक्स्ट और देखेंगे सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सब क्वेश्चन आप लोग उनके काज यहाँ हमने आंसर लिख रखे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, और प्रयास करेंगे आप लोगों को कुछ चीज़ अच्छी तरीका समझा पाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो अपने इसका आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। ठीक है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब। ये आप लोग अच्छी तरीका से याद करिए मेरे साथ बिल्कुल। और फिर दूसरा हो जाएगा अपना देव प्रयाग। फिर पश्चिम से पूरब की ओर, जो आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन पढ़े तो उसके आंसर है। फिर अपनी गोदावरी, और फिर अपनी गंगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्लियर हो चुके हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस साइड देखेंगे राइट में, तो थोड़े 1 लाइन फैक्ट और हैं, इधर से आप लोग पढ़ते चले जाएंगे मेरे साथ। इनको देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो भारत की कौन सी नदी बृहस्पति घाटी से होकर बहती है? तो आंसर हो जाए नर्मदा। दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों का आंसर है यहाँ
और फिर अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी के स्थित है? तो आप लोग आंसर हो जाएगा इसका नर्मदा। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो सब लोगों ने सब क्वेश्चन देख पाए। इधर हमने 5 क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को, फिर हमने 1 लाइन जो अपने फैक्ट वाले क्वेश्चन उनको भी बता दें। अब आप लोग आगे चलेंगे और इसको समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ देखेंगे, इसकी लाइन पढ़ेंगे। तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। तो यहाँ देखेंगे आप लोग ध्यान रखने योग्य बातें टिप्स हो जाएँ। सबसे लंबी नदी यमुना, गंगा और सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, दक्षिणी गंगा गोदावरी को दक्षिण की भारत की सबसे लंबी नदी के कारण दुनिया दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विपरीत दिशा वाली नदियाँ जैसे नर्मदा, ताप्ती है, यह नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती सभी नदी इस तरीके से बहती हैं। तो और ये नदियाँ इस तरीके से बहती हैं राइट टू लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। और यह एस्चुरी बनाती हैं और जबकि अधिकांश नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। चलिए आगे बात करेंगे अपने जो क्वेश्चन है और हैं उनके बारे में, और थोड़ा यहाँ से देखेंगे अपने इस लाइन को और पढ़ेंगे। त्रिवेणी संगम प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती विलुप्त का मिलन होता है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है यहाँ से। अब आप लोग आगे पढ़ेंगे मेरे साथ। चलो अब इसको देख लेंगे और आगे स्लाइड करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे। हिमालय की नदियाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, पूरब की ओर बहती हैं, जो कि सदाबहार नदियाँ हैं क्योंकि इन्हें ग्लेशियर को पिघलने से पानी मिलता है। ठीक, क्लियर हो चुकी बात। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। ये वेरी इंपॉर्टेंट और ये अपने आज की क्लास के पूरी क्लास इसी पर निर्भर रहेगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यह मुख्य रूप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, अपने भारत से पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, प्रमुख सागर नदियों की बात करें तो झेलम हो जाएगी अपनी, दूसरी अपनी चिनाब है, रावी है और ब्यास है और सतलुज नदी। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कितनी टोटल 5 नदियाँ हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 नदियाँ हो जाएंगी। अब बात करेंगे यहाँ दूसरी अपनी कौन सी चीज़ पढ़ाएंगे क्लास में, आप उनका साथ पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। ठीक है, भारत की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी है गंगा, और यह गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है और देवप्रयाग जो आप लोग ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहे थे उससे संबंधित है। अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है। आप लोगों को बस ये चीज़ याद रखें कौन सी 2 नदियाँ हैं जिनसे मिलकर गंगा बनती है, तो देवप्रयाग और अलकनंदा से मिलकर यह गंगा बनती है। ठीक है, तो चलो आगे बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ की बात कर लें, जैसे यमुना है, गंगा और गंडक है, कोसी है, इस तरीक़ा से, और घग्गर है, जिस तरीक़ा से नदियाँ हैं। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे आप लोग उनका। नेक्स्ट देखें ब्रह्मपुत्र नदी यह तिब्बत से निकलती है और इसको ऊपर की ओर ले चलेंगे। तिब्बत से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में होकर बहती है। ठीक है, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आप उनको थोड़े स्लो पढ़ाएंगे पर पढ़ाएंगे अच्छा। चलिए आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो आगे बात करते हैं। आप पेन ले लें और इसको यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेंगे, बीच बीच में कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ देखें सबसे पहले प्रायद्वीप नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ये नदियाँ मुख्य रूप से वर्षा के जल पर निर्भर रहती हैं। जो प्रायद्वीपी नदियों, प्रायद्वीप से कहते हैं जो आप लोगों को जो भारत नक्शा देखा होगा जो समुद्र से लगे हुए। ठीक है, उसको बात करेंगे आगे। 3 ओर से जल से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। चलो बात कर ले रहे हैं। मुख्य रूप से वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं और इसलिए गर्मियों में इनका स्तर कम हो जाता है। क्लियर हो चुकी बात। दूसरी ये नदियाँ पुरानी और स्तर घाटी में बहती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आप लोग यहाँ से, इससे पढ़ेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जिस बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जी क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर महानदी, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है महानदी। गोदावरी की बात करें तो दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और कृष्णा और कावेरी, ये नदियाँ दक्षिण भारत के कृषि क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कृष्णा कावेरी जो साउथ जोन है उस साउथ जोन में सबसे इम्पोर्टेंट कृषि की
कृषि का कार्य करती हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे इधर राइट साइड देखेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे पश्चिम पूर्व बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ये चीज़ हो चुकी क्लियर। इधर आप लोगों ने पढ़े हैं पूर्व में बहने वाली नदियाँ काम करती हैं, बंगाल में गिरती हैं। जी आप लोग इस लाइन को क्लियर पढ़ेंगे और एक लाइन और हम खींचेंगे यहाँ से, तो आप लोग समझ में आ चुका होगा। और यहाँ अपनी नदियाँ जा रही हैं पश्चिम की ओर। ठीक है, तो अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नर्मदा और या विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें ताप्ती की, यह भी नर्मदा के समांतर बहती है। तो चलो इनके बारे में आगे बढ़ते चले जाएंगे, नदी के बाद नदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम पेन वाली चीज़ को इधर ले रहे हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करें नदियों का महत्व, हम आप लोगों को पढ़ा क्यों रहा है, अरे सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अपनी यहाँ की नदियों के महत्व के बारे में, हम आप लोगों को पढ़ा क्यों रहे हैं इस बात पे चल रही थी दोस्तों। कॉल आ चुकी थी, इस वजह से हमने रोक दी थी उस क्लास थोड़ी देर का। बिल्कुल सच, मैं आप लोगों को सच बता देता हूँ इस वजह से। ठीक है, तो चलिए आप लोग अब आगे देखें मेरे साथ नदियों का महत्व के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाती है कृषि का, जल ही जीवन है और जल की वेरी इंपॉर्टेंट है। आज पर्यावरण दिवस भी है, 5 जून 2026 है। तो ठीक है, आज के दिन हम इस क्लास को बना रहे हैं, आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नदियों पर आधारित होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे जल विद्युत जितनी योजना होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इन नदियों के पर बने बांध बिजली उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, तो चलिए और देखेंगे आगे। अब देख लेते हैं अपने यहाँ से आर्थिक मार्ग। तो प्राचीन काल में ये नदियाँ व्यापार और परिवहन का प्रमुख माध्यम रही हैं। और नेक्स्ट बात करें परिस्थिति की, ये नदियाँ जैव विविधता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होती हैं। क्लियर हो चुकी है आप लोगों को दोस्तों बात। चलो आगे बात करेंगे और आप लोगों को बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ना है मेरे साथ। तो चलिए आप थोड़ी यहाँ से पढ़ेंगे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, ऐसे यूपीएससी स्टेट है और एसएससी एसएससी अक्सर नदियों के उद्गम और उनकी सहायक नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों की चीज़ क्लियर हो चुकी है। चलिए आपकी तैयारी के लिए स्टूडेंट बनाने के लिए नदियों के इस तरीक़ा से दिया गया है। ठीक है, बात करें भारत की प्रमुख उद्गम और नदियाँ। ठीक है, तो बात करेंगे गंगा की बात करें तो गंगोत्री उत्तराखंड, हिमनद उत्तराखंड। ठीक है, यमुना और तो यमुना की बात कर रहे थे, उत्तराखंड के जो चंबल, इनकी जो सहायक नदी हैं, आप लोग इनके नाम याद रखें। अपनी चंबल है, दूसरी अपनी तिब्बत बेतवा केन है, हिंडन है, इस तरीक़ा से। अब बात करें सिंधु, तो ये मानसरोवर झील के तिब्बत, झेलम, चिनाब और रावी व्यास, ये 5 नदियाँ से मिलकर बनी है। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ देखें अपनी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मानसरोवर के पास, तिब्बत के पास, तिस्ता और सुबनसिरी और मनास और लोहित, इस तरीक़ा की नदियाँ हैं। ठीक है, तो आप लोग इनका इस तरीक़ा से पढ़ते चले जाएँ। और ज़्यादा हो सके आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, सीधी बात तो ये है। चलिए आगे, और आप लोगों को खुद अपनी हैंड रिटर्न नोट बनाने हैं और आप लोगों को खुद अपनी तरीक़ा से ऐड करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं अपनी गोदावरी की और नासिक के और महाराष्ट्र और बैनगंगा, बरदा, इंद्रवती, इस तरीक़ा से गोदावरी के जी नदियाँ हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कृष्णा और कृष्णा की बात करेंगे तो ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। तुंगभद्र है, भीमा है और कोयना है, घाट प्रवाह है, इस तरीक़ा से उनकी सहायक नदियाँ हैं। बात करें अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ से निकलती है, नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और यह कौन से राज्य हो जाते मध्य प्रदेश से। तो ताबा है, शेर है, शक्कर है और बनार है, इस तरीक़ा से नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। तो और नदियाँ हैं आप लोगों को उनके बारे में बताएंगे। अब बात करें कावेरी, तो कावेरी कहाँ निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ और कर्नाटक, वेरी इंपॉर्टेंट कावेरी, और हेमावती, भवानी और जी काबनी, इस तरीक़ा से अन्य नदियाँ हैं, उनके बारे में आप लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो आप लोग बस इनके विस्तार समझ लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट जो नदियाँ हैं उनके बारे में बात चल रही है। तो चलिए अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट लाइन चालू होती है और आप लोग यहाँ से आप लोग बिल्कुल इस तरीक़ा तैयार हो जाए। हिमालय नदी तंत्र की बात कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से 3 नदियाँ निकलती हैं, सिंधु। अब सीधी इंपॉर्टेंट बात होगी, यहाँ से क्लास स्टार्ट। अभी तक तो जो बेस की जानकारी थी सब चीज़ के बारे में, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो सब चीज़ बतानी होती है।
तो सिंधु नदी का तंत्र उद्गम केंद्र बता चुके आप लोगों को कहाँ होते हैं। तिब्बत के मानसरोवर के पास, झील के पास होता है, या लद्दाख और भारत में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं आप लोगों को। झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलुज नदी क्लियर हो चुकी है। इनकी 5 नदियों से मिलकर बना है। ठीक है, अब बात कर लें यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट कोई बात हो जाए तो यहाँ हो जाएगी। तो इनकी बात कर लेंगे 5 नदियों के बारे में, इस जिनका सिंधु नदी तंत्र। ये 5 प्रमुख सहायक नदियाँ पंजाब, जिसका अर्थ हो जाता है 5 नदियों की भूमि, और यह निर्माण करती है। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए दृष्टिकोण से इनका उद्गम और इनके किनारे बसे शहर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैसे बात कर लें 8 तारीख से परीक्षाएँ हैं, 8, 9 और 10 यूपी पुलिस में। आप लोग कोई इच्छुक है और आप लोगों को एग्ज़ाम, तो आप लोगों को पहले से गुड लक। और 4 जून से पेपर आता है अपना एमपी फॉरेस्ट में। तो ये परीक्षा चल रही है वर्तमान में। ठीक है, तो चलिए बात कर लें नेक्स्ट। आप इसको देखेंगे संक्षिप्त में विवरण के देखेंगे और उनके जुड़े शेयर दिए गए उनके बारे में और पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ देखेंगे उनके सिंधु की सहायक नदियों के विवरण के बारे में आप लोग पहले बता चुके हैं। और फिर से जो और अब ये इम्पोर्टेंट है स्पेशल सिंधु नदी के बारे में, तो यहाँ देख लेंगे बसी किनारे शहर। तो ठीक है, झेलम की बात कर लें तो शेषनाग, झेलम और बैरीनाग और जम्मू कश्मीर की कहाँ की बात है, जम्मू कश्मीर की। और श्रीनगर की बात कर लें तो डल झील से होकर गुजरती है। ठीक है, अब बात करें चिनाब की। यह बारालाचा दर्रा जैसे हिमाचल प्रदेश और अखनूर जम्मू कश्मीर के प्रमुख शहर हैं। ठीक है, रावी बात करें तो रोहतांग दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखने कहाँ का कौन चीज़ है। और ताबा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ब्यास की बात कर लें तो ब्यास कुंड और रोहतांग दर्रे के पास हो जाते हैं। मंडी, कुल्लू, मनाली हिमाचल प्रदेश के प्रमुख स्थल हैं। बढ़िया तरीक़ा से आप लोग घूम सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। सतलुज की बात करें तो साताल झील है और मानसरोवर के पास तिब्बत और लुधियाना और फिरोजाबाद पंजाब आदि ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में देख लेंगे। इनके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, महत्वपूर्ण और अतिरिक्त जानकारी की बात कर लें तो झेलम की बात कर लें, नदी के बारे में बात करें, इसकी चाल मानी जाती है। ठीक है, मेन ड्रिंक की चाल के रूप में माना जाता है। ठीक है, और बिसरपी, तो ये थोड़ा संबंध होता है, ऐसे सर्प से संबंधित है। ठीक है, यह भारत पाकिस्तान के बीच कृष्ण गंगा नामक सहायक नदी के साथ मिलती है। ठीक है, अब बात करें थोड़ी चिनाब की नदी के बारे में, तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ है और चंद्रप्रभा नामक नदी के नाम से भी जाने जाता है। ठीक है, यह चंद्र और भागा नामक 2 धाराओं से मिलने से बनी है। ठीक है, ये आप लोगों को अतिरिक्त जानकारी है चिनाब नदी कौन कौन सी धाराओं से मिलकर बनी है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ से रावी नदी के बारे में। तो यह प्राचीन काल में इस नदी के नाम से जाना जाता है और यह लाहौर पाकिस्तान से गुजरती है। ठीक है, सब चीज़ आप लोगों को क्लियर होती जा रही है हमारे साथ। नेक्स्ट अब देखेंगे पॉइंट नंबर 5 पे ब्यास नदी के बारे में। यह भारतीय सीमा और भीतरी को बहने वाली नदियाँ। यह कपूरथला पंजाब के पास हरिकेक नामक स्थान पर सतलुज नदी पर मिल जाती हैं। ठीक है, यह प्रसिद्ध इंदिरा गांधी नगर नहर निकलती है और जो कि राजस्थान की जीवन रेखा है। ठीक है, राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और बात कर लेंगे सतलुज, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ की नदी है जो सिंधु नदी तंत्र के अतीत मानी जाती है, क्योंकि यह हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश करती है और भाखड़ा नांगल बांध इस नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर, सतलुज नदी। वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखें, और ये बांध भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे अपने और क्लास की ले चलते हैं। तो चलो अब आप लोग इस मैप को अच्छी तरीके से देख लेंगे। और बात कर रहे थे आप लोगों को हम इन नदियों के बारे में। ये नदी मिल रही है आप लोगों को, थोड़ा हम जूम करेंगे और थोड़े हम इस तरह ले जाएंगे। आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये अपनी चिनाब है और आप पेन को यूज़ कर ले रहे हैं। तो ये दोस्तों अपनी चिनाब है, ये रावी है और ये अपनी झेलम है। और इस तरीक़ा से ये अपनी 5 नदियों के संगम से बनता है। ठीक है, तो चलिए
तो दोस्तों सॉरी, आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि यहाँ पक्षियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा, हम बाहर हैं और बाहर हम वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं बस। तो आप लोगों को जिस चीज़ के लिए रह चुकी है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। फिर से बात करेंगे अपनी जी हाँ सिंधु तंत्र के बारे में। समान परिचय, सिंधु नदी या सिंधु नदी तंत्र का मानचित्र आप लोग बता चुके, और जी आप लोग सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में बता चुके। जी 5 नदी के बारे में आप लोग बस ये लाइन आप लोग याद रखना। कौन सी? सिंधु नदी बाएँ से और बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। ये 5 नदी कहाँ से? सिंधु के बाएँ ओर से बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। तो चलिए ये इस तरीक़ा से जालंग से आ रही, लेफ़्ट से आ रही ये नदियाँ आप लोग इस तरीक़ा देख पाएंगे। और नेक्स्ट बात करेंगे नीचे आप बात करेंगे पंचनद क्या। पंचनद क्या ये चीज़ है, पंचनद जो 5 नदियों के संगम को पंचनद कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपनी, और थोड़ी यहाँ देखेंगे, यहाँ की बात करेंगे। यह सिंधु नदी की बाईं ओर से बहने वाली सहायक नदियाँ वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ देख पाएंगे। कौन सी? सियोक नदी, काबुल नदी और गिलगित नदी और गोमल नदी। ये अपनी 4 नदियाँ आ जाती हैं जो कि सिंधु नदी के दाईं ओर से बहने वाली नदियाँ हैं। क्लियर हो चुकी। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात अपनी कोई है तो इस पे बात करेंगे। सिंधु नदी के जल समझौता है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर कोई ऐतिहासिक अगर आप लोग कोई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन और ये नदी तंत्र को समझाने पर, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीक़ा समझ लीजिए, समझ लीजिए। अब अपनी देखेंगे यहाँ से क्लास के बारे में, सिंधु नदी संधि के बारे में। तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विशेष जो अपनी करंट अफेयर जी के इस तरीक़ा से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, और भारत पाकिस्तान के बीच में जल बंटवारे के ऐतिहासिक समझौते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से अब थोड़ी इसको आगे करते हैं और यहाँ से बात करते हैं अपनी। यहाँ से बात करेंगे तो सिंधु जल मुख्य बातें की बात करेंगे। हस्ताक्षर की बात करेंगे तो 19 सितंबर 1960 को कराची में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। मध्यस्थता की बात करें तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, ठीक है। किसने कर पाई? आप लोग ये चीज़ याद पता होनी चाहिए। दूसरी जो हस्ताक्षर करता है भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो जी पाकिस्तान के राष्ट्रपति और अपने भारत के राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, दोनों लोगों ने हस्ताक्षर किए थे इस केस पर, ठीक है। तो चलिए और थोड़ी इसके बारे में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं।